थ्री। मित्रों नमस्कार, मैं नीरज नयन फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूं एक नई परिचर्चा के साथ। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज पर आज हमारे साथ दो वरिष्ठ चिकित्सक जुड़े हैं, जिनसे मैं जानना चाहूंगा आज की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। कोरोना काल में जिस तरह से हम संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से हम अपने सुरक्षा का प्रयास कर रहे हैं, चिकित्सक हमारी चिंता कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उठाए गए कदम और दो चिकित्सकों की राय पर एक चर्चा लेकर उपस्थित हैं। हम सबसे पहले आपको परिचय कराना चाहते हैं अपने मेहमान चिकित्सक से। सबसे पहले मैं आपको परिचय कराऊं, डॉक्टर अभिषेक रंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक रंजन जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक रंजन जी एम्स के पूर्व चिकित्सक रह चुके हैं और हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश जी हैं। सत्य प्रकाश जी अपोलो हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं, वह रेलवे में काम कर चुके हैं, एम्स में भी उन्होंने सेवा दी है। और आज इस कोरोना काल में हम इन दोनों चिकित्सकों की राय जानेंगे। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस संक्रमण काल में सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, क्या इस व्यवस्था में हम अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं या इस व्यवस्था में और सुधार की जरूरत है? अभिषेक जी, मैंने आपसे सवाल किया। जो सारे कदम उठाए गए जी, जो बिहार सरकार द्वारा कदम उठाए गए, अगर हम बात करें जो प्रथम लॉकडाउन हुआ 25 मार्च, तो 25 मार्च के बाद से जो बिहार सरकार द्वारा कदम उठाए गए, आज है आपको 2 अगस्त। तो 2 अगस्त और 25 मार्च के बीच लमसम को महीना था, वो 4 महीने के आसपास का समय बीत चुका है। और ये 4 साढ़े 4 महीने के आसपास के समय में दिक्कत ये हुई है कि एक प्रोएक्टिव स्टेप के जगह जो हम लेना चाहते, जरूरी था जो लेने के लिए, उसके जगह मोर रिएक्टिव स्टेप्स हुआ। बहुत सारी चीजें बीच में हुई जो सरकार के हाथ में नहीं रही, लेकिन उसके बाद भी प्रोएक्टिव अप्रोच की कहीं ना कहीं कमी दिखी एक चिकित्सक के तौर पे, अगर मैं सोचूं तो। और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुस्त रवैया भी था, जिसकी देन हुई कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स, इतने अच्छे स्क्रीनिंग पॉइंट्स और आइसोलेशन सेंटर्स बने थे प्रवासियों के लिए, उन्हें अचानक से अनलॉकडाउन फर्स्ट होते ही बंद कर दिया गया 13 जून के आसपास, बिना ये सोचे कि अभी भी प्रवासी जो आ रहे थे वो निरंतर बढ़ के ही आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनका आना बंद हो गया था। ये पहली हुई जो कि बहुत बड़ी त्रुटि थी पॉलिसी लेवल पे। और इसके साथ ही जो भी जांच की अनिवार्यता थी या जो जांच की आवश्यकता थी, जैसे एंटीजन टेस्ट जो अभी उपलब्ध हुआ, ये आपको जून के महीने से ही उपलब्ध हो जाना था। जून और मई के लास्ट तक बाकी सारे राज्यों में ये चीजें उपलब्ध हो चुकी थी। कहीं ना कहीं एक लैक लस्टर अप्रोच था। सरकार ये मानकर चल रही थी कि कोरोना का वो समय जब पूरे देश में, अहमदाबाद में, गुजरात में, दिल्ली में, बॉम्बे में कोरोना इतना ज्यादा है, उसके परिप्रेक्ष्य में कोरोना बिहार में बहुत धीरे बढ़ रहा था, जांचें भी काफी कम हो रही थी। तो सरकार मानकर चल रही थी कि यहाँ इम्यूनिटी पावर के चलते और संक्रमण बाहर से कम आने के चलते कम फैलाव वाला है और ये स्वतः अपने आप नियंत्रण में है और ये नियंत्रित ही रहेगा। इसलिए सरकार प्रोएक्टिव के जगह रिएक्टिव स्टेप्स लेती रही 5 महीने, और जिसका फल है कि आज अचानक से कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज हुआ, जिसमें बहुत हद तक खुद जनता भी जिम्मेवार है और सरकार के थोड़ा सा लैकलस्टर अप्रोच जिम्मेदार है। आपकी दृष्टि में जनता भी जिम्मेवार है और सरकार ने भी बहुत भरसक वैसी व्यवस्था नहीं दे पाई जो देनी चाहिए थी, आपका यह कहना है। अभिषेक जी, मेरी समझ से जिस समय प्रवासी मजदूर, प्रवासी लोग जब बिहार को आ रहे थे, हमारी ऐसी व्यवस्था होती कि क्वारंटीन बिहार में न बनाकर जो एक लिस्ट बनती, जहां जहां से लोग चलते वहां वहां उनको क्वारंटीन किया जाता। फिर अगर कोई चिन्हित होते तो वहां उनको स्वास्थ्य सेवा दी जाती। इस तरह की अगर व्यवस्था होती तो आज हम कोरोना को मात देते होते। क्या इस बात से आप सहमत हैं?
जी देखिए, बहुत बार इसमें आप इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जब आता है तो इसमें पॉलिटिक्स एक मेजर रोल प्ले करती है, बिकॉज हर स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टियां हैं। बात करें अगर दिल्ली जी में आम आदमी पार्टी है तो महाराष्ट्र में अलग गवर्नमेंट थी और बिहार में अलग सरकार है। तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट का एक बड़ा प्रोएक्टिव रोल रहा शुरुआती के समय में, जब एक योजनाबद्ध तरीके से मार्च से लेकर के मई तक स्थितियां कमोबेश हर जगह संतुलित थी। लेकिन ज्यों ही, जैसा आपने बताया कि जहां पर मजदूर थे उनको या तो वहां पर टेस्ट करना था या उन्हें वहां लक्षणों के आधार पे इतने मास्क पे टेस्ट नहीं कर सकते तो क्वारंटाइन करते हुए जिन्हें जरूरत थी उन्हें वहां पर ही इलाज करना था। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हो पाया। लोग इन मास्क, जो ट्रेनें भी चली उसमें भी बिना मास्क के एकदम क्लोज डिस्टेंस में, बिना सोशल डिस्टेंसिंग ट्रेन की ट्रेनें भर करके आई। कितने लोग पैदल आए, बहुत सारे लोग संक्रमित हुए आते आते। मैं गोपालगंज का हूँ, गोपालगंज एक बॉर्डर क्षेत्र का जिला है, यूपी का जी बॉर्डर है, और बहुत कॉमन रास्ता था मेरा खुद का जिला जिसके चलते पूरे बिहार में लोग गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर फिर भी एक अच्छा स्टेप था कि बॉर्डर के जिले में क्वारंटाइन सेंटर्स रहे तो वहां पे लोग क्वारंटाइन हो 14 से 21 दिन रहे। लेकिन सरकार के पास फिर खान पान के सामग्री देने की दिक्कत होने लगी और वहां भी जो लोग बीमार पड़ते थे, जिनका पॉजिटिव आता था, उनके लिए बेड की आइसोलेशन की व्यवस्था करने की दिक्कत हो गई। तो सरकार ने धीरे धीरे क्वारंटाइन सेंटर्स बंद करके होम आइसोलेशन का कंसेप्ट या होम क्वारंटाइन का कंसेप्ट अपनाया। लेकिन फर्क ये पड़ा कि लोग होम क्वारंटाइन हुए नहीं, बशर्ते गांव 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 और घर घर तक ये कोरोना फैल गया क्योंकि लोगों की टेस्टिंग ही नहीं हो पाई। और जी डब्ल्यूएचओ का मंत्र था टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट, टेस्ट एंड जी हाँ आइसोलेट, ट्रीट दोज हु रिक्वायर ट्रीटमेंट, बट डू टेस्ट। और जितनी ज्यादा टेस्ट करनी थी उसके क्षणिक मात्र, मैं बोलूं कि अगर 15-20% ही मात्र जांच हुई, अगर 100% का जांच करना चाहिए आबादी के हिसाब से, अगर 10 लाख की आबादी देखे, अभी बिहार सबसे कम जांच करने वाला राज्य है, लगातार बना हुआ पिछले कुछ महीनों से। तो स्थितियां अभी भी बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं जांच के मामले में, कुछ सुधार हुआ है। 3500 की जगह 20 से 25 हजार, वो एंटीजन किट टेस्ट आने से सुधार हुआ है, प्राइवेट लैब के आने से सुधार हुआ है। लेकिन ये चीजें बहुत पहले होनी चाहिए थी जो अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में हो रही है। अब मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी से जानना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बिहार सरकार की तत्काल जो तैयारी है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? तत्काल तैयारी है नहीं, तैयारी शुरू हुई है। तैयारी, जी जो तैयारी अभी तक थी, जिसको आप तैयारी हाँ कह सकते हैं, आज से 10 दिन पहले तक, जब तक केंद्र की टीम बिहार आने वाली थी, उसके 3 दिन पहले अफरा तफरी में तैयारी शुरू हुई थी। उससे पहले तो कोई तैयारी थी नहीं। सिर्फ एनएमसीएच को डिक्लेयर कर दिया गया इकलौता नालंदा मेडिकल कॉलेज को कि कोविड हॉस्पिटल है। और ऑल जी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस चूंकि सेंटर का है, केंद्र का हॉस्पिटल था, तो उसने भी अपना रोल अदा करते हुए उसमें 200 बेड और बाद में 400 बेड करके कुछ रखा। तो और मुख्य तौर पे जो बीमारी का भार था वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस पर ही था। एनएम सिर्फ नाम लिखने के लिए था, वहाँ बीमारी का इलाज से और उससे कोई संबंध नहीं था सरकार को कि वहाँ कितने, मतलब वेंटिलेटर वेंटिलेटर तो बहुत दूर की चीज है। साधारण ऑक्सीजन पे रखकर और केयर करना भी मुश्किल था, क्योंकि एक ऐसे ही बहुत खराब वीडियो हम लोगों को देखने को मिला था जब पता चला कि डेड बॉडी भी डिस्पोज ऑफ नहीं हो पा रहा है, वार्ड में पड़ा हुआ है। तो अब उस तैयारी को क्या कहा जाए, उसमें तो कुछ शब्द भी बोलना मतलब कि बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वार्ड में बेड पर डेड बॉडी पड़ा हो और उसके बीच में मरीज भर्ती हो। हाँ, अब रह गई बात की तैयारी अभी इन्होंने शुरू की है। शुरू की थोड़े दिन अच्छा पहले, जब मेडिकल टीम आई केंद्र की, जब आई तो रिपोर्ट को थोड़ा कागज ठीक ठाक करना रहता है। तो पहली बार बोला गया कि बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज में 100 बेड हो कोरोना का। यहाँ जी से बात शुरू हुई। अब 100 बेड कोरोना का, अभी अभी मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, लगभग नंबर 2 टाउन है बिहार का। बिहार जी में हाँ मैं एक डाटा देख रहा था तो पता चला कि बिहार के 55% डॉक्टर 3 शहर में रहते हैं, अच्छा 35% पटना में
और 9% दरभंगा और मुजफ्फरपुर में, और 45% में बाकी का 35, 36, 37 जिला है। तो कंसंट्रेशन है। फिर भी अगर रहते भी हैं तो इस तीनों, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज या दरभंगा मेडिकल कॉलेज को अभी तक परमिशन नहीं था इलाज करने का। यहाँ पे तैयारी का हाल आलम तो यही है। और उसके बाद अब देखेंगे अच्छा, सरकार के पास क्या है, मेडिकल की तैयारी में 3 पार्ट मुख्य तौर पे है। एक तो डॉक्टर है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और तीसरा है कि कोरोना से संबंधित जो भी चीजें हैं उसकी सप्लाई। अब हमारे मुजफ्फरपुर के एक डॉक्टर जो पहली बार 2 जून को एडमिट हुए थे, 1 जून को मेरे ख्याल से या उसी के आसपास, तो पटना एम्स में उन ठीक है, डॉक्टर लोग आपस में एक दूसरे को बोल के भर्ती करा लिए। पूरे पटना में कोरोना से जो रेमडेसिविर जो दवा है और टोस्लीजुमाब जो एंटीवायरल दवा है, सरकार तो छोड़ दीजिए, पूरे पटना शहर में किसी दुकान में अवेलेबल नहीं था। और उनकी बेटी जो कि दिल्ली में रहती थी, वो कल होकर सुबह सुबह वहां दवा अरेंज करके फ्लाइट से लेके आई, तब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में उस दवा को दिया गया। उसके बाद बात आई कि प्लाज्मा की देने की जरूरत पड़ेगी, तो पता चला कि नहीं, ऑल इंडिया एम्स पटना को प्लाज्मा देने का परमिशन अभी नहीं है। तो फिर थोड़ा बहुत जोर वोर लगा के लोग किया, तो आईसीएमआर ने बोला कि ठीक है, एम्स पटना प्लाज्मा दे सकता है। तो ये तो स्थिति अभी की मैं बता रहा हूँ, रिसेंट, आज से महीना दिन पहले की। तो अब ये, और जहां तक एम्स पटना का रोल है, वो ही मेजॉरिटी रोल वो उठा रहा है। बिहार सरकार का एक भी कर्मचारी नहीं, मैं तो कहता हूँ 3 सिविल सर्जन और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर, और बिहार के 2 सिविल सर्जन का तो डेथ हो चुका है, शायद एक का समस्तीपुर का, हाँ, और बाकी 3 सिविल सर्जन, 3 जिले के आईजीआईएमएस के डायरेक्टर, जो अब स्वास्थ्य की बिहार सरकार की तैयारी की अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिसके स्वास्थ्य के इतने बड़े पदाधिकारी को भी बिहार के किसी सरकार में भर्ती होने का जगह नहीं है या व्यवस्था नहीं है। वो भी गया तो एम्स पटना ही गया, वो भी एम्स पटना ही गया, वो एम्स पटना में ही एडमिट हुआ। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आईजीएमएस में व्यवस्था थी या पीएमसीएच में, एनएमसीएच में। अब यहाँ पे सारी चीजें, मैं तो कहता हूँ साधारण सा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कोरोना की तैयारी में, वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन। अगर एक, अभी तक बिहार सरकार पता नहीं इस पर सोची है कि नहीं सोची है कि अगर ऑक्सीजन की डिमांड की जरूरत हो 38 जिला में, तो क्या उतना ऑक्सीजन भी सप्लाई करने की व्यवस्था अभी तक की है? मुझे शक है इस पर। अब रह गया बात लाइफ सेविंग और क्रिटिकल मरीज, जैसे कि वेंटिलेटर पे आ गया, ये तो मतलब टॉप लेवल की बात हुई। तो जो वेंटिलेटर वाली जो इलाज करने वाली बात है, उसकी स्थिति तो इतनी खराब है। अभी मुजफ्फरपुर में एईएस के लिए, एईएस माने इंसेफ्लाइटिस जो बच्चा को होता था, चमकी बुखार के लिए, भारत सरकार के द्वारा 150 वेंटिलेटर दिया हुआ, 150। मैं समझता हूँ पूरे बिहार के वेंटिलेटर का आधा वेंटिलेटर इसी कॉलेज में होगा, लेकिन एक भी वेंटिलेटर ऑपरेटेड नहीं है कोरोना के लिए। 2-4 तो डेथ भी हो गया है, मुश्किल से अभी 10 मरीज भर्ती हुए होंगे। हम लोग यहाँ पे बहुत हो हल्ला करके तो थोड़ा सा आईसीयू चलाए, फिर डॉक्टरों का लिस्ट बना, फिर प्राइवेट डॉक्टर बोले कि ने जाकर लिखित दिया इसके, 1 सप्ताह लग गया। प्राइवेट डॉक्टर जो वॉलंटरली जो आईसीयू चलाते हैं हमारे जिला का प्राइवेट हॉस्पिटल, प्रशांत हॉस्पिटल वगैरह का, उन्होंने 1 वीक ट्राई किया कि मैं फ्री सेवा देने के लिए तैयार हूं अपने टेक्नीशियन के साथ, और उनका फ्री सेवा लेना है कि नहीं लेना है इसको सोचने में 1 सप्ताह लग गया। वो तो तब मजबूर होकर उन्होंने लिया कि उपाय नहीं है। लेकिन उस आदमी को एप्लीकेशन प्रिंसिपल के रूम में जाकर लिख के दिया गया, उसने खुद जाके दिया कि मैं सेवा देना चाहता हूँ, एक्सेप्ट हुआ, फॉरवर्ड हुआ। इस चीज को हुए 1 सप्ताह हो गया।
अब ये हम कुछ घटनाओं के बारे में बता दें, प्रैक्टिकल जो बातें हो रही है उसमें। अब आ जाइए कि क्या इन्होंने तैयार बहुत की। अच्छा बता रहे हैं, और सच्चाई को छुपाना नहीं है। अगर हम सच्चाई को छुपाते हैं, जिस तरह से अवेयरनेस, जागरूक हमें किया जाता है, कहा जाता है कि अगर आप में कोई लक्षण दिखते हैं तो आपको बताना है, टेस्ट कराना है, तो जिस तरह से आप जनता को कह रहे हैं कि आपको अगर कोई तरह की परेशानी है तो उसे छुपाना नहीं है, बताना है, तो सरकार की ये दायित्व है, उनका सरकार का दायित्व बनता है कि अगर आप में कोई कमी है तो उसको वो उजागर करें, बताए। और जनता ने देखा भी है सर, जनता ने सरकार के द्वारा जो जो कदम उठाए गए हैं, बीच में कैसे कैसे प्रधान स्वास्थ्य सचिव को बदले गए हैं, परिवर्तन किया गया है, संजय से लेकर उदय, उदय से लेकर प्रत्यय, संजय से लेकर उदय, उदय से लेकर प्रत्यय, और ये 3 परिवर्तन हमने देखा है। और प्रत्यय के आने के बाद, प्रत्यय का मतलब ये होता है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से लबरेज प्रत्यय जी आए हैं। तो सुनने में आ रहा है कि अब कोरोना टेस्ट की संख्या एक दिन में 20,000 से अधिक 24,000 तक हो रही है। क्या ये सच्चाई है क्या? हाँ, अभिषेक रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो अभी आंकड़े आ रहे हैं कि हम एक दिन में 24,000 से अधिक टेस्ट अब कर रहे हैं, क्या ये सही बात है? हेलो अभिषेक जी, सुन पा रहे हैं आप? आवाज कट के आ रही है जी, बताइएगा एक बार फिर से, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैं कह रहा था, प्रधान सचिव को जिस तरह से, स्वास्थ्य प्रधान सचिव को जिस तरह से बदला गया, 3 प्रधान सचिव यहां बदले गए हैं, संजय, उदय और प्रत्यय। प्रत्यय जी के आने के बाद आत्मविश्वास लोगों का बढ़ा है। लोग ये कह रहे हैं कि अब 20,000 की जगह 24,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहा है। क्या इसे आप सही मान रहे हैं? और ये 24,000 टेस्ट होने से संक्रमण के शिकार जो व्यक्ति हैं, उनका इलाज भी हो रहा है कि सिर्फ टेस्ट हो रहे हैं? देखिए, टेस्ट होने में बिहार अभी भी बहुत नीचे पायदान पर है। अगर हम देखें, टेस्ट की शुरुआत हुई थी तो 3500 4000 के आसपास निरंतर जांच हो रहे थे। फिर ये टेस्ट बढ़ते बढ़ते 7000 तक गया। जब हो हल्ला मीडिया में शुरू हुआ, फिर ये बढ़ते 10,000 पे आया। 20 से 25,000 एंटीजन वाले टेस्ट हैं, आरटीपीसीआर, तो इतना नहीं हो रहा। अब तो कम से कम ये है कि सदर अस्पताल में भी या कहीं 2-3 सेंटर हर जिले में है जिनसे जांच हो रही है। लेकिन आप देखिए कि अगर एक व्यक्ति विशेष को बदलने से तंत्र में सुधार हो जाए, तो आपको तो ये कार्य जून या अप्रैल के महीने में करना था, या आप बताकर चल रहे हैं कि जो सारा का सारा स्वास्थ्य विभाग है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। इसका मुख्यमंत्री जी या किसी और के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, किसी सरकार पे जिम्मेदारी नहीं रहती। जो प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस है, इससे नहीं भी तो हम चिकित्सक कम से कम अप्रैल मई महीने से ही अवेयर थे कि इसके लिए टेस्ट एकमात्र विकल्प है कि आप जितने ज्यादा जांच करेंगे उतने ज्यादा लोगों की पहचान होगी, उतने ज्यादा लोग क्वारंटाइन होंगे, आइसोलेट होंगे, और फिर उनके क्रिटिकल केसेस से बेड में हमें ट्रीट करने का मौका मिलेगा, या हमें करना चाहिए। लेकिन अगर एक स्वास्थ्य सचिव को बदलने के बाद जांच 25,000 हो रही है, तो इस बदलाव को आते आते कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में आ गया बिहार। जब गांव गांव तक आपको कोरोना का संक्रमण फैल गया, तो मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पे कि एक सचिव के बदलने से सारी की सारी चीजें बदल जाएंगी। रातों रात कोई ऐसा करिश्मा होगा या जादू की छड़ी घुमाई जाएगी कि पूरे बिहार में संक्रमण कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सचिव सेनापति होते हैं, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है पॉलिसी मेकिंग पे और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे। तो जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन सचिव कराते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग है, उसमें कहीं ना कहीं जो चीफ मिनिस्टर है उनका डायरेक्ट रोल रहा है और रहता रहा है। एक और बहुत बड़ी बात है जो मुझे समझ में आई, जिसमें कमी रही पूरे बिहार में, ये है संवाद, कम्युनिकेशन। अगर आप किसी भी बिहार के मुखिया हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहिए था यहाँ की पब्लिक से, और संवाद करना चाहिए था कि जिनके अंदर भी ये लक्षण है वो लोग आगे आए। आप डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बात करते, लेकिन न्यूज़पेपर के मात्र समाचार पत्रों के सारे ही लेख की तरह निकला गया। कितने सारे अक्षर लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, या जहाँ पे प्रिंट मीडिया नहीं जा सकती, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे, रेडियो के सारे डायरेक्ट संवाद की कोशिश ही नहीं की गई कि लोगों को डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी बताएं कि ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, या आपको कोई भी ऐसा लक्षण हो तो होम क्वारंटाइन में रहें, आइसोलेट हो, या नजदीकी
अस्पताल जा करके अपना आरटीपीसीआर या अपना टेस्ट कराएं। लोगों को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दी गई कि लोग जो भी प्रचार के माध्यम है या जो सुनी सुनाई बातें हैं या जो व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेजेस हैं, उनके सहारे लोग ये मान के चले कि अनलॉक हो चुका है, यानी अब चीजें बहुत ज्यादा खुल चुकी हैं, हर चीज कंट्रोल है, केसेस बढ़ नहीं रहे, सब लोग चुनाव में घुस रहे हैं, यानी हर चीज आराम से चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये फॉल्स सेंस ऑफ रिलीफ आ गया पब्लिक में। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो हमारी राज्य सरकार है, जिसने न सिर्फ काम ही किया बल्कि लोगों में अवेयरनेस के लिए कुछ भी नहीं किया। कोई ऐसा स्टेप डायरेक्ट नहीं संवाद स्थापित करने का लिया गया जिससे आपको ये साबित हो कि लोग जागरूक तो हुए। कम से कम लोग इतना तो सोचें कि जो राज्य सरकार है वो न सिर्फ जांच ज्यादा कर रही, लेकिन हर जगह इतने बेड सुरक्षित रखे हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये बढ़ती है महामारी जैसे दिल्ली में हुआ, वैसे हर बेड पे एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर हो, हर जिले में कम से कम ऐसे 200 से 400 बेड हो। आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में इतने लेट क्यों आए? जून के महीने में आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों को चिन्हित किया, जुलाई के महीने से ये शुरू होना था, आप अगस्त जुलाई लास्ट तक प्राइवेट परमिशन देते हैं हॉस्पिटल को, वो भी बस आप पटना में देते हैं। ये सारी चीजें बहुत लेट शुरू हुई और इसमें डायरेक्ट जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी हैं, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। इसमें 100% जिम्मेदारी लेनी होगी जो हमारे कप्तान हैं। बहुत अच्छा, आपके जो दर्द उभर कर आ रहे हैं मैं समझ रहा हूं इन बातों को। जागरूकता की कमी रही है। आपने कहा कि जिस तरह से जागरूकता की बात होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। हम मतदान देने जाते हैं तो अपनी उंगली दिखाते हैं कि हमने मतदान कर लिया। इसी तरह प्रमुख नागरिकों का यह दायित्व होना चाहिए था कि हमने जांच करा ली, कोरोना जांच मैंने करा लिया। इस तरह से अगर जागरूकता पनपती तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जांच करवाते और आम जनता भी प्रेरित होती कि हम भी जांच कराएं, हम भी क्वारंटाइन हो। डॉक्टर साहब ये बताइए, शुरू में तो कहे गए कि ट्रेनों में, बोगियों में हम सीट बना रहे हैं, इतने सीटों की व्यवस्था हमने कर ली है, तो सीटों की तो व्यवस्था आप कर सकते हैं ट्रेनों में, प्राइवेट अस्पतालों में। क्या हमारे पास, बिहार सरकार के पास उतने डॉक्टर, उतने नर्सिंग की व्यवस्था आज है? अगर आगे ये संक्रमण बढ़ता है तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपकी जानकारी में ये सब बातें हैं कि हाँ आगे संक्रमण बढ़ेगा। आप विश्वास दिला सकते हैं बिहार की जनता को कि हमारे पास इतनी नर्सिंग है, इतने डॉक्टर हैं कि वो इस संक्रमण को, बढ़ते हुए संक्रमण को रोक सकते हैं। अगर सरकार सही ढंग से पहल कर रही है तो हम इसे रोक लेंगे, सही व्यवस्था दे रही है तो हम इसे रोक लेंगे। अभिषेक रंजन जी, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं। देखिए, अभी की वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम देखें तो मैं अपने जिले की बात करता हूं। अगर छोटा सा एक उदाहरण स्वरूप देखें तो मेरे जिले में सरकारी वेंटिलेटर नगण्य है, शून्य है। मैं बात करता हूं शून्य की तो बहुत दुख होता है, लेकिन सरकारी वेंटिलेटर शून्य है। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर बात करूं तो 2 या 3 बेड होंगे जिनके ऊपर ऑक्सीजन की सप्लाई बामुश्किल हो पाएगी। कोरोना की जांच की बात करें तो कोरोना की जांच अभी शुरू हुई है, तो गोपालगंज जिले जिसमें तकरीबन 20 से 22 लाख लोगों की आबादी है, इसमें शून्य वेंटिलेटर्स हैं, 0 वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन 2-3 बेड पे उपलब्ध है। तो आप सोच सकते हैं कि जब जिले सबसे ज्यादा होने का रिस्क है, इसमें 6 महीने सरकार 3-4 बेड पर ऑक्सीजन रखे हुए है जो सालों से है, एक भी वेंटिलेटर नहीं है। तो आप पूरे बिहार का परिप्रेक्ष्य सोच सकते हैं कि इससे कहाँ मिलेगा, क्या निकलेगा। कितने सारे चिकित्सकों ने वहां के प्रशासन से, मैंने खुद वहां के प्रशासन से बोला कि आप प्रोएक्टिव स्टेप लीजिए। धन्वंतरी रथ का स्टेप है जिसमें डोर टू डोर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के लिए लोगों की स्क्रीनिंग की जाए, उन्हें वहां पर मौजूद होकर उनका ट्रीटमेंट किया जाए। जो गुजरात में अहमदाबाद में जिसकी बड़ाई WHO में की, उसके लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग की काम की जाए। जो हमारे व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, जो एक्सपोज्ड हैं बारंबार इन्फेक्शन से, उनके लिए एक अलग से प्रोटोकॉल बनाया जाए। सब्जी वालों के लिए, फल वालों के लिए, बाजारों के लिए। ये पूरा मसौदा मैंने जिला प्रशासन को भी दिया था, बिहार सरकार को भी दिया था। कहीं ना कहीं एक प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए मैं मई के महीने से लगातार कोशिश कर रहा था जिला प्रशासन से, लेकिन कहीं ना कहीं उदासीनता का शिकार हमेशा होता है। जो जैसा कि मुजफ्फरपुर के एग्जाम्पल है कि वहां पे 1 हफ्ते लग गए चिट्ठी पत्री करने में कि प्राइवेट वाले इलाज करके चिकित्सक जो निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं उन्हें परमिशन मिले। मैं तो 2 महीने से चिट्ठी पत्री कर
हूँ और बाढ़ ग्रस्त हो गया अभी गोपालगंज, 20 लाख आबादी बाढ़ से पीड़ित है। अब बाढ़ में कोरोना का संक्रमण कि कितना भयावह रूप ले चुका होगा जिले में, जिसका कोई सानी नहीं है। जहाँ लोग मास्क लगाएंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे या बाढ़ में रोजी रोटी के लिए अपने डूबे घरों को बचाएंगे। अब ये नियंत्रित स्थिति अभी बिहार के सरकार के हाथ में मुझे नहीं लगता कहीं भी है। और मैं बिल्कुल भी मेट्रो सिटीज छोड़कर अगर मैं बात करूं, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या पटना, इसमें कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन छोटे जिले, गोपालगंज जिला, सिवान जिला या कहीं और की हम बात करें तो सरकारी स्थिति बिल्कुल नगण्य है। शून्य थी मई में और जुलाई में भी शून्य है, अगस्त आ गया इसमें भी शून्य है। जांच बढ़ा के कोई लाभ नहीं होने, ना ऑक्सीजन है, ना ही वेंटिलेटर है, ना ही कुछ और उपाय है। 2 लोग आज मरे हैं। एक युवक रहा है कोरोना संक्रमण में, मात्र 24 या 25 साल का था, और एक व्यक्ति की मौत हुई है, मिडिल एज के थे। ये 2 लोग मर चुके हैं कोरोना संक्रमण से, जो आइसोलेशन में रखे गए थे गंभीर बीमारी के, और ये कारवां अभी शुरू हुआ है। मैं निश्चित गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर गोपालगंज, सिवान आगामी 1 से 2 महीने में ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था नहीं की गई, वहां वेंटिलेटर्स नहीं रखे गए, प्रशासन का यही रवैया रहा, पूरे बिहार में कोरोना हब की तरह निकलेगा मौतों के आंकड़े में। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। डॉक्टर अभिषेक रंजन जी काफी खफा हैं बिहार सरकार की व्यवस्था से। अगर वो कहते हैं कि अगर व्यवस्था नहीं हुई तो संक्रमण और बढ़ेगा। सत्य प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब बिहार की ऐसी ही व्यवस्था है तो बिहार सरकार केंद्र से अपेक्षित मांग क्यों नहीं करती? क्या क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए इस संक्रमण काल में? बिहार को किस तरह से केंद्र मदद करे? आप क्या सुझाव दे सकते हैं बिहार सरकार को? कैसी कैसी व्यवस्था केंद्र से हमें मांगनी चाहिए ताकि हम इस संक्रमण को रोक सके? बिहार सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? डॉक्टर सत्यप्रकाश जी से मेरा यह सवाल है। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था तो किसी भी राज्य की जिम्मेदारी होती है, और केंद्र के पास ऐसा स्टॉक में राज्य की जिम्मेदारी होती है, मैं मान रहा हूं। और जिस तरह से आप दोनों लोगों ने बताया कि इसमें असफलता अब तक हमको मिली है, लेकिन प्रत्यय जी के आने के बाद एक आशा की किरण भी जगी है। मान लेते हैं कि हम विफल हुए हैं, बिहार सरकार विफल हुई है, तो हमें केंद्र से क्या क्या मांगनी चाहिए? क्या क्या जरूरत है अभी बिहार को? क्या क्या हमें मांगना चाहिए? आप बिहार सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही सवाल आपसे कह रहा हूं। हाँ नीरज जी, सबसे बड़ी चीज है कि मांगने से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास क्या कमी है जो हम नहीं कर सकते हैं, ये बताना जरूरी है। क्या क्या नहीं है? हाँ, क्या कमी है जो हम नहीं कर सकते हैं। अब रह गई बात केंद्र की तरफ से, जैसे अभी एक DRDO की टीम आई थी जो मुजफ्फरपुर में जब पताही हवाई अड्डा देख के गई है 500 बेड का हॉस्पिटल के लिए, और 500 बेड का हॉस्पिटल पटना में खोलेगी। तो वो केंद्र का अपना जो योगदान होता है वो इसी टाइप का हो सकता है। अब सफिशियंट जहां तक वेंटिलेटर है, मैं बताया यहाँ पर 150 वेंटिलेटर है। आप इसमें से 50 वेंटिलेटर को छोड़कर, जैसा अभिषेक जी बोल रहे हैं, अगर बिहार में 35 जिला है तो तत्काल 2-2, 3-3 वेंटिलेटर भेज दो, बाद में कलेक्ट कर लेना, कोरोना खत्म हो जाएगा। तो वो एक अलग चीज है। अब आप मांगोगे क्या उनसे? तो मांगने के लिए अब सवाल है, ऑक्सीजन आदमी चाहिए, मैन पावर, नर्सेज और डॉक्टर, और वो आप मांग नहीं सकते क्योंकि किसी भी राज्य और किसी भी संस्थान के पास अतिरिक्त डॉक्टर नहीं है जो आपको दे दे। किसी के पास अतिरिक्त नर्स नहीं है जो आपको दे दे। तो आप क्या सकता है, वो वेंटिलेटर दे सकता है। आप कहोगे कि PP किट दे देंगे तो PP किट दे देगा, थोक भाव मास्क भेज देगा आपको, RT-PCR के लिए, ये टेस्ट के लिए भेज देगा। तो ये मांग सकते हैं। अब वही चीज है कि हम अभी बिहार की स्थिति ऐसी नहीं है कि केंद्र से वो कुछ मांग सकता है। केंद्र तो बोलेगा कि मैं 2000 करोड़ रुपया दिया हूँ, आप PP किट खरीदते क्यों नहीं हो? वो तो टेंडर का चीज है ना। अब बिहार सरकार अभी टेंडर निकाले, 1 लाख PP किट चाहिए। अब यहाँ जो डॉक्टर, नर्सेज और स्टाफ, PP किट ऐसा चीज है जिसे सफाई कर्मचारी को भी पहनना है, डॉक्टर को भी पहनना है, उसके अंदर जाने के। यहाँ तक कि अगर अटेंडेंट को भी आप रखते हैं तो उसको भी जाना अभी तो। और मास्क है या ये सब चीज जो भी है, तो ये परचेजिंग का चीज है। इसके लिए केंद्र से मांग नहीं सकते हम, उसके लिए कंपनियां हैं, जो कलकत्ता है, दिल्ली है। आप एक टेंडर निकालो अभी
कि मुझे एक्सपेक्टेड 2 लाख पीपी किट चाहिए, 5 लाख 10 लाख चाहिए, तो ये आपका काम है, उसके लिए पेमेंट आ चुका है। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, जो हाँ कोरोना के लिए ऑलरेडी पेमेंट आ चुका है। हम यही सोच रहे हैं कि ठीक है, कोई माने हेल्थ सेक्रेटरी है, बहुत अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, वो डॉक्टरी नहीं कर सकते, यह भी हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टरों को उत्साहित कर सकते हैं। आप सिर्फ काम करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं, स्टाफ को उत्साहित कर सकते हैं, जनता को सपोर्ट में के लिए बोल सकते हैं, प्रशासन को बोल सकते हैं। आपको मालूम है, मेरे ड्राइवर को पुलिस ने 2 बार चालान किया है, उसके पास हॉस्पिटल का आई कार्ड है। अच्छा, यहाँ पे हाँ 1000 रुपया एक दिन चालान किया, दूसरा दिन कर रहा था तो मैं किसी को बोला, मेरा बात नहीं सुना तो दूसरे को बोला तो उसका बात सुन लिया। अब ये अब आप ऐसे में मैंने एक तरह से डर का माहौल है। हम कहते हैं, मैं मानता हूं सरकार में डॉक्टर की कमी है, डॉक्टरी, एक बार मैं मित्र को यही बोला किसी को कि सेना बॉर्डर से भाग नहीं सकता है और डॉक्टर इलाज करने से भाग नहीं सकता है। तब जब उसको मालूम है कि मैं इलाज करने के दौरान मारा जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, फिर भी वो नहीं भाग सकता, क्योंकि उसका नैतिक जिम्मेदारी है इलाज करना, तो कोई भाग नहीं सकता है। आप आज सरकार व्यवस्था करे कि हाँ यहाँ पर इलाज होगा, यहाँ ऑक्सीजन है, पीपी किट है, आईसीयू है, वेंटिलेटर है, जिन जिन डॉक्टरों को सहयोग करना है उनको हम माने ये करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था करेंगे। अब जैसे गोरखपुर के एक मित्र ने मुझे बताया कि वहाँ का होटल क्लार्क इन जो है 4 स्टार होटल, जो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बढ़िया होटल है, गोपालगंज के बगल में, अभिषेक जी जानते होंगे, वो पूरा कोविड डॉक्टर के लिए रिजर्व है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के जितने डॉक्टर हैं वो वहां से घर नहीं जाते हैं, उस होटल में जाते हैं और वहां रहते हैं। ठीक है, ये इसको हाँ, ये मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास जो चीज है उसी से बात सही है। कम से कम 4 वेंटिलेटर गोपालगंज में ही है, चाहे कहीं भी हम लोग हर जगह के आईएमए को बुलाया जाए, बोला जाए कि आपातकाल का समय है, आप सभी डॉक्टर लोग से निवेदन है, हम देखते हैं कौन डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं हम नहीं काम करेंगे। ऐसा नहीं है। और आज भी सरकारी अस्पताल में सर मेडिसिन विभाग का डॉक्टर काम नहीं कर रहा है, एफएमटी का डॉक्टर काम कर रहा है, स्किन विभाग का डॉक्टर काम कर रहा है ड्यूटी रोस्टर में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के आईसीयू में और वार्ड में, मतलब कि ईएनटी, ईआई, हर विभाग का डॉक्टर काम कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर उतना है नहीं ना मेडिसिन और एनेस्थीसिया का, तो वो करने के लिए लोग तैयार है, लेकिन काम लेने के लिए पहले सरकार तैयार है कि नहीं, ये है। दूसरी बात है कि सरकार ने अभी ठीक है आप तैयारी शुरू भी कर दी, हम तो वही कह रहे हैं ना कि सुरक्षा के लिए पीपी किट है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, आपको हर आज के एक मरीज पर एक दिन में आप सोच लीजिए 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से कम, जबकि 12 से 15 लीटर प्रति मिनट तक जाना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए कि एक दिन में एक मरीज को 5000 से 10,000 लीटर ऑक्सीजन चाहिए अगर जरूरत पड़ गई तो। और उसके हिसाब से अगर 50 मरीज के भी एस्टिमेट लेके चलते हैं तो 50 गुने 5000 आप जोड़ के देख लीजिए कि एक दिन में कितना ऑक्सीजन की जरूरत है और 1 महीना का स्टॉक होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये सब तैयारी बिहार सरकार की है सर। इसके लिए हम केंद्र को क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारे यहाँ थोड़ा ऑक्सीजन का व्यवस्था कर दीजिए, तो केंद्र के बोलने की स्थिति में अभी हम बहुत ज्यादा नहीं है। हम अपनी ही सामान, अपनी व्यवस्था, अपनी साधन और अपने मानव संसाधन जो भी है, डॉक्टर है, नर्सेज है, उनको हो सकता है बहुत लोगों को ट्रेनिंग नहीं हो, तो जो ट्रेंड लोग हैं अभी तक कम से कम अगर चाहते तो नर्सेज को, स्टाफ को, कंपाउंडर को, या जो एमबीबीएस अच्छे डिफरेंट डिपार्टमेंट के डॉक्टर, ईएनटी का डॉक्टर है उसको पता नहीं है बाईपैप सीपैप या किसी चीज के बारे में, तो उसकी एक क्लासेज जो ट्रेनिंग करके एक हमारे पास एक तैयार करके रखना चाहिए सेना को। ये तैयारी अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी अलग है, परचेजिंग का तैयारी अलग है,
ह्यूमन रिसोर्सेज की तैयारी अलग है। उसके बाद अवेयरनेस, एम्बुलेंस और समाज के लोग योग लेना, ये चौथी तैयारी चारों है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता किसी एक फ्रंट पर तैयारी हो रही है। और इसलिए हम क्या कहें नीरज जी, इसमें केंद्र का अभी हम नहीं समझते कि कोई मांगने का और रोल है, कुछ नहीं। बहुत अच्छा सर, मैं एक सवाल अभिषेक रंजन जी से लेना चाहता हूं कि बहुत सी बात हम लोग किए, सरकार विफल है, प्रयास जारी है, कोरोना का संक्रमण भी तीव्र है। ऐसी घड़ी में हम अपने आप क्या कर सकते हैं? बहुत से जागरूकता की बात हमें बताई गई है, हमें मास्क लगाना सीखा है, हमने दूरी बनाना सीखा है, हमने सैनिटाइज करना सीखा है, और क्या क्या ऐसी सुविधा हम अपने घर में रखें ताकि हम संक्रमण से बचें। डॉक्टर साहब, व्यक्तिगत रूप से मैं अब चाहता हूं कि आप ये बताएं कि जो परिस्थिति बन रही है अस्पतालों की अच्छी नहीं है, तो हम घर में क्या क्या कर सकते हैं। आप घर में जो लोग सुरक्षित रह सके, संक्रमण और नहीं बढ़े, इसके लिए और क्या कर सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं चाहता भी था कि इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग फैला पाएँ। तो सर्वप्रथम ये करना है कि जैसे आप लॉकडाउन में थे, हर आदमी को ये मानकर चलना चाहिए कि जो मेरे सामने का व्यक्ति है, इसे कहीं न कहीं कोरोना है। इस तथ्य को आप मान करके चलिए कि जब हम लोग इस चीज़ को आत्मसात करेंगे कि उस व्यक्ति को कोरोना है, तो हम एक चीज़ तो स्पष्ट करेंगे, वो है सावधानी। और सावधानी का मतलब ये होता है कि हम न सिर्फ मास्क पहनेंगे जिससे एयर से एयर ट्रांसमिशन रुके, बल्कि हम क्लोज डिस्टेंस में किसी से बातचीत को भी अवॉइड करेंगे, यानी किसी से एकदम आत्मसात होकर मिलना, एकदम क्लोज होकर गले मिलना या बात करना या ज़्यादा लंबी बातें से हम देखिए। जी, अभिषेक जी की बात कट कर आ रही है, नेटवर्क में थोड़ी परेशानी है। डॉक्टर साहब सत्यप्रकाश जी से मैं जानना चाहता हूं, उनकी बातों को आप गति दे सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं ऐसी परिस्थिति में? मनुष्य तो जो उसकी सावधानियां तो बहुत सिंपल बताया जा चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है, कर मतलब इतना काफी है। और कुछ सोशल डिस्टेंसिंग, जो मतलब जो दूरी है 6 फुट की, वो अपने आप में सफिशियंट होता है। तो वो उस ज्ञान को तो किसी मनुष्य को देने की जरूरत मुझे नहीं लगती है, क्योंकि ऑलरेडी सब पता चल चुका है इस बारे में। बात की लोगों को दोनों का रखना होगा कि जैसे फीवर है या सांस का कोई तकलीफ है या कुछ इस तरह की बातें हैं, तो अब उसमें अवेयरनेस ये आ जाता है कि पल्स ऑक्सीमीटर बोलना होना चाहिए, चाहूंगा कि अब जिससे कि गया सैचुरेशन है। पता चले कि धीरे धीरे, क्योंकि कोरोना में एक इस तरह का पाया गया है जिसको कि हैप्पी हाइपोक्सिया टाइप का बोलते हैं, कि आपको पता नहीं चलेगा और आपका सैचुरेशन जो है सो धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन उसका मेजरमेंट रेगुलर करने से पता चलता है। अब ये तो संभव है नहीं कि अब इसकी व्यवस्था तो या तो सरकार करे, हर पंचायत में 2-4 ऑक्सीमीटर भेज दे, या उसको सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करे। अब हर आदमी अगर ऑक्सीमीटर खरीदेगा तो 10 लाख ऑक्सीमीटर का इंतजाम करना भी बहुत मुश्किल काम है। मतलब हर आदमी नहीं, मतलब हर 100 आदमी में भी एक आदमी, तो अब उससे एक ऑक्सीजन का पता चल सकता है। अदरवाइज डिस्टेंसिंग और मास्क, और सबसे बड़ा बात वही है कि हर आदमी को, मुझे एक ही चीज का ये रहता है, हिंदुस्तान के में ज्यादा है, दुनिया में थोड़ा कम है, कि अब आदमी को बताया जाता है कि आप हेलमेट पहनिए, नहीं तो आपको जुर्माना लगेगा, क्योंकि इससे आपका प्राण चला जाएगा। अब किसी आदमी को आप ही का प्राण बचाने के लिए आपको बताया जाता है कि आप अपना प्राण बचाइए, नहीं तो हम आपको जेल में बंद कर देंगे। हाँ, अब कोरोना में भी यही हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए,
मास्क लगाइए, तो उसके लिए अब डंडा चलाना पड़ रहा है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पुलिस को देख के मास्क लगाते हैं। अब वैसी स्थिति में मैंने हम क्या बता सकते हैं पुलिस को देख के मास्क लगाने फिर वाले से लोग जुड़ को गए क्या हैं समझाना है। अभिषेक रंजन जी हमसे फिर से जुड़ गए हैं। चलते चलते मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन की बात चल रही है, 15 अगस्त तक कुछ अच्छी खबर आने वाली है, क्या चर्चा है स्वास्थ्य महकमों में, डॉक्टरों के बीच कैसी चर्चा है कि वैक्सीन कब तक तैयार होगा? लोग इंतजार कर रहे हैं इस अच्छी खबर के लिए। कुछ जानकारी है आप लोगों के पास? देखिए, जो वैक्सीन की बात है, वैक्सीन में अभी वैक्सीन का जो ट्रायल है वो एनिमल ट्रायल्स में सक्सेसफुल होने के बाद लिमिटेड ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है। और लिमिटेड ह्यूमन ट्रायल्स में मतलब है कि कुछ सब्जेक्ट के ऊपर ट्रायल पटना एम्स में भी चल रहा है, कुछ सब्जेक्ट पे दिल्ली में भी चल रहा है। और जब तक इन मास ट्रायल नहीं होगा, अगर हम बात करें कि 60,000 या 60,000 से 1 लाख लोगों पर इसका ट्रायल सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा, तब तक ये लॉन्च होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर दम वेरिएशन ग्रुप ऑफ सैंपल साइज पे डिपेंड करेगा। अगर हम कम लोगों को ट्रायल के थ्रू गुजारेंगे तो उसमें कम वेरिएशंस को ही पकड़ पाएंगे, उसकी एफिकेसी के ऊपर डाउट रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक म्यूटेटिंग वायरस भी है। एक बात स्पष्ट है कि इसके अंदर भी बहुत बड़े म्यूटेशंस ना हो, लेकिन छोटे म्यूटेशंस हैं। तो क्या ये जो वैक्सीन आ रही है ये एक एनुअल वैक्सीन होगी जैसे कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है? क्या ये वैक्सीन पूर्णतः लाइफ लॉन्ग सपोर्ट कर पाएगी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी शायद भविष्य में छुपा है। 15 अगस्त की डेडलाइन जो है ये मुझे बिल्कुल असंभव लगती है वैक्सीन के लिए अभी के बनिस्पत। अगर मैं देखूं तो रशिया सबसे पहले विश्व में वैक्सीन ला करके उसे मार्केट करने वाला कंट्री बनेगा, देश बनेगा, ये एक तय मानक है। भारत में अभी वैक्सीन आने में लंबा वक्त लग सकता है। तो भारत में वैक्सीन आने में लंबा वक्त लग सकता है, परहेज ही बचाव है। और सरकार पर जो व्यवस्था है उन पर इन लोगों की राय है कि अभी तक वो मुकम्मल व्यवस्था सरकार नहीं दे पाई है। ऐसे में आप सभी से यही आग्रह है कि आप नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। हमारे साथ आज ये दोनों चिकित्सक बेबाक ढंग से अपनी बात को रखे हैं। निश्चित रूप से सरकार के लिए यह संदेश है, यह सकारात्मक संदेश उन तक पहुंचे कि हम अभी तक कहां कहां कम परे हैं, उसमें सुधार करें। निश्चित रूप से हम आशान्वित भी रह सकते हैं कि हम अच्छा करेंगे तो निश्चित कोरोना पर विजय पाएंगे, बिहार भी कोरोना पर विजय पाएगा। इसके लिए आप लोगों को भी सहयोग करना है, सबसे अधिक जनता को सहयोग करना है, सरकार को और अधिक प्रयास करने हैं और डॉक्टरों को तो दिन रात मेहनत करनी ही है। आज डॉक्टर इस युग में, कोरोना युग में निश्चित रूप से भगवान तुल्य हैं। आज दो भगवान से हम लोगों ने उनका संदेश सुना है। इस संदेश को आप अच्छी तरह अगर सुन लिए होंगे, अपने जीवन में उनकी बातों को उतारेंगे तो निश्चित हम स्वस्थ रहेंगे और आगे भी स्वस्थ रहें। इसके लिए हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं और दोनों मेहमान के प्रति आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।